Okay, good morning, students. Hope everyone is doing great and you're having a great time. And as you have already known, we are dealing on this history chapter 1, which is a vast chapter. जो मैंने बोला है बहुत लंबा चैप्टर है और हम लोग बहुत मीन्स हम वीडियो बना चुका है इसमें और वो हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. वी आर ऑलमोस्ट coming to an end of this chapter. So हम लोग in the last class we have seen did women have a revelation. तो औरत लोग revelation क्या है या उन लोगों का revelation हुआ है ये देखा था हम लोग. और हम बोल रहे थे कि औरत लोग ने भी revelation में बहुत जोरदार से भाग लिया है फ्रेंच सोसाइटी में. शोल्डर टू शोल्डर मैन के साथ वो लोग भी खड़ा रहा है रिवॉल्यूशन में, फ्रांस का रिवॉल्यूशन में. और सबसे स्ट्रगल करता था थर्ड स्टेट का औरत लोग जो बहुत काम करता था. मार्केट आउटसाइड में भी मार्केट में भी बहुत काम करता था और घर में भी आके बहुत काम करता था ये थर्ड स्टेट का औरत लोग. और उन लोगों को एजुकेशन जॉब ट्रेनिंग कुछ नहीं मिलता था फ्रेंच सोसाइटी में, इसीलिए औरत लोग भी और वोटिंग राइट तक नहीं मिलता था औरत लोगों को. इसीलिए वो लोग क्लब फॉर्म किया है पूरा ऑल ओवर फ्रांस औरत लोगों ने. और इसके बाद हम लोग ये भी देखा है कि वो लोग अराउंड 60 पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म किया है ऑल ओवर फ्रांस औरत लोगों ने. और जिसमें से 2 क्लब बहुत मशहूर था, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड वन इज रिपब्लिकन वुमेन. ये दोनों क्लब बहुत फेमस था औरत लोगों का. और उन लोगों का मेन डिमांड क्या था? औरत लोगों का मेन डिमांड था मीन्स पॉलिटिकल राइट्स, मीन्स वोटिंग राइट्स डिमांड कर रहा था गवर्नमेंट से. क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों को पैसिव सिटीजन बना दिया था, भी नहीं दिया गया था. और वो लोग ये भी डिमांड कर रहा था कि उन लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए असेंबली में इलेक्ट होने के लिए और पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने के लिए. ये डिमांड कर रहा था वो ये और आप लोग. और हम लोग ये भी देखा है कि इन द अर्ली इयर्स आफ्टर रिवॉल्यूशन 1789 के बाद उन लोगों का हालत में थोड़ा सुधार आया था कि स्कूलिंग को कंपलसरी बना दिया था गवर्नमेंट ने. औरत लोगों का भी मीन्स फ्री स्कूलिंग और कंपलसरी स्कूलिंग को बना दिया था मीन्स फ्रांस में. इसीलिए बहुत औरत लोग स्कूल जाने लगे और थोड़ा हालात में सुधार आने लगे औरत लोगों का उसी टाइम. और उन लोगों का पेरेंट्स लोग फोर्स मैरिज के लिए उन लोगों को मीन्स फोर्स नहीं कर सकता है अभी तो, क्योंकि स्कूलिंग को कंपलसरी बना दिया था वो लोग. और मैरिज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था मैरिज को. और अंडर सिविल लॉ लड़का और लड़की का राजामंदी से मैरिज होता था. अंडर सिविल लॉ दैट मीन्स कोर्ट की मीन्स राजामंदी मीन्स कोर्ट में मैरिज होता था और रजिस्टर्ड करता था कोर्ट में, जिसमें लड़का और लड़की का भी राजामंदी चाहिए था. अभी तो पेरेंट्स लोग फोर्स नहीं कर सकता है उन लोगों का डॉटर्स लोगों को मैरिज के लिए, जो पहले ऐसा हुआ करता था. तो ऐसा हालात सुधार आया था पहले औरत लोगों का लाइफ में. तो डाइवर्स को भी लीगल बना दिया है, एक लीगल कानून बना दिया है. बहुत आइदर मेल या फीमेल डाइवर्स फाइल कर सकता है, डिवोर्स फाइल कर सकता है कोर्ट में. तो और औरत लोगों को अभी बिजनेस रन करने के लिए जॉब ट्रेनिंग ये वगैरह मिलता था पहले. लेकिन जब मीन्स मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल आया है, ये सारा जो कानून है ये सारा इसको औरत लोगों का ये सारा फ्रीडम को छीन लिया है जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का गवर्नमेंट आया है. और औरत लोगों का पॉलिटिकल क्लब्स को पूरा बैन कर दिया है पूरा फ्रांस में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने. और बहुत प्रोमिनेंट औरत लोगों का मेंबर को अरेस्ट किया गया और उन लोगों को एग्जीक्यूट किया गया. एग्जीक्यूट मीन्स मार दिया गया. तो ऐसा था. और वोटिंग राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग देखा है कल की बहुत देश में औरत लोगों ने वोटिंग राइट के लिए स्ट्रगल किया है. और इक्वल जो मर्द लोगों के साथ इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, उसी लिए वो लोग वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस के लिए बहुत स्ट्रगल किया है औरत लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड. 200 इयर्स तक ऑल ओवर द वर्ल्ड औरत लोगों ने ऐसा स्ट्रगल किया है. और उन लोगों ने वोटिंग राइट को
एक इंटरनेशनल मूवमेंट बना दिया है औरत लोगों ने थ्रू इंटरनेशनल बॉडी दैट इज इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, जो औरत दुनिया में लड़ाई करता है। ये तो ड्यूरिंग द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, तो ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जो औरत लोगों को सपोर्ट करता है। किसी भी देश में जहाँ औरत लोगों को वोटिंग राइट नहीं देता है या इक्वल वेजेस नहीं देता है, इसीलिए लड़ाई करता है। और ये औरत लोगों का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन ऑफ यूएनओ। तो वो लोग ऐसा स्ट्रगल किया है इन द अर्ली 20th century, in the late 19th century. तो example of political activities of French, और ये जो औरत लोगों को बहुत इंस्पायर किया है, ये जो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट है, जो वोटिंग राइट के लिए पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड औरत लोगों ने रैली निकला है उन लोगों का हक के लिए, ये बहुत इंस्पायर किया है फ्रेंच औरत लोगों को। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स, जब फ्रांस में रिवोल्यूशनरी हो रहा था, उसी टाइम उन लोगों को औरत लोगों को बहुत इंस्पायर किया है ये इंटरनेशनल मूवमेंट। तो फ्रांस में वोटिंग राइट औरत लोगों को मिला है ओनली इन द ईयर 1946। और फर्स्ट मैंने कल बता दिया था, फर्स्ट देश जो औरत लोगों को वोटिंग राइट दिया है वो है न्यूजीलैंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये सब याद रखना का। इट मीन्स इट्स गुड नॉलेज फॉर यू, ये आउटसाइड नॉलेज है आप लोगों को, मीन्स ऐसा नॉलेज लोग ज्ञान करना चाहिए। Then we'll start a new topic, that is the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. सबसे इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मेशन में सोसाइटी में एक चेंजेस लाया है Jacobin regime ने। Jacobin means you already know who was the leader of this Jacobin regime या Jacobin club, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। तो ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का सबसे बड़ा चेंजेस और ये सोसाइटी में वो लाया है या रिफॉर्म्स लाया है, वो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो जैकोबिन रेजिम ने एबोलिश किया है स्लेवरी को। यू नो स्लेवरी राइट? देन यह बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द स्लेव ट्रेड। तो हम लोग को मालूम है बहुत सारा यूरोपियन पावर्स ने बहुत सारा कॉन्टिनेंट में जाके अपना कॉलोनी सेटअप किया है, जैसे कि इंग्लैंड, द पीपल ऑफ नेदरलैंड्स, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ नेदरलैंड्स, द पीपल ऑफ जर्मनी, द पीपल ऑफ फ्रेंच, द पीपल ऑफ दिस वन, पीपल ऑफ स्पेन एंड पीपल ऑफ दिस वन Italy. They have set up so many colonies all over the world, क्योंकि वो लोग बहुत एडवांस कंट्री था। ये देश लोग बहुत दुनिया का कोने कोने में जाके वो लोग अपना एम्पायर सेटअप किया है, बहुत अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके। जैसा कि ब्रिटिश में तो एक कहावत है, मीन्स देयर इज नेवर सनसेट इन द ब्रिटिश एम्पायर बोल के एक कहावत है कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं डूबता है, क्योंकि ब्रिटिश का कॉलोनी पूरा दुनिया में था। जैसे कि इंडिया में भी था, इंडिया में जब रात हो जाता है तो अमेरिका में सुबह हो जाता है, जब अमेरिका में रात हो जाती है तो इंडिया में सुबह हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जगह में भी, अमेरिका में भी ये इंग्लैंड लोगों का हुकूमत था, उन लोगों का कॉलोनी था। तो फ्रेंच का भी ऐसा बहुत सारा कॉलोनी था, छोटा छोटा अफ्रीकन कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत सारा, और एशिया में भी ये फ्रेंच लोगों का कॉलोनी था। तो सबसे बड़ा जो सोशल चेंजेस लाया है ये जैकोबिन रिजिम ने ड्यूरिंग द रूल इन फ्रांस, वो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। उन लोगों ने फ्रेंच कॉलोनी में स्लेवरी को एबोलिश किया है, क्योंकि पहले वो लोग जाके डिस्टेंट लैंड में जाके बिजनेस सेटअप करता था ये यूरोपियन पावर्स लोग, और बड़ा बड़ा प्लांटेशन शुरू करता था वो लोग।
फ्रेंच का कॉलोनी वियतनाम में था और नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनी। आप लोग वेस्ट इंडीज का बारे में सुना होगा। वेस्ट इंडीज में छोटा छोटा आइलैंड नेशन है, वहाँ ज़्यादातर फ्रेंच का हुकूमत था। तो वहाँ जाके वो लोग अपना बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट किया है, प्लांटेशन शुरू किया है। तो वहाँ काम करने के लिए आदमी कम था और यूरोपियन लोग कम दाम में वहाँ इतना दूर में जाके काम करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए उन लोगों को स्लेव ट्रेड करना पड़ा। स्लेव ट्रेड मीन्स अफ्रीका और एशिया से आदमी को मीन्स खरीद के ले जाता था अपना प्लांटेशन में काम करने के लिए, तो उसको बोला जाता है स्लेव ट्रेड। बहुत सारा कंट्रीज ने इसको ऐसा किया है। और ड्यूरिंग जैकोबिन ने रिफॉर्मेशन लाया है उन लोगों का, जब फ्रेंच में सरकार था तो फ्रेंच का जितना भी दुनिया में कॉलोनीज है उस कॉलोनीज में उन लोगों ने ऐसा जो इंसान का जो खरीदारी करके ले जाता था काम करने के लिए, ऐसा खरीद के, इसको जैकोबिन रिजिम ने एबोलिश किया है। ये 12 चेंजेस लाया है जैकोबिन रिजिम ने। देन द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, जो मैं बता रहा था, क्योंकि फ्रेंच लोगों का ज़्यादातर कॉलोनीज वो कैरिबियन में था। कैरिबियन मीन्स जो वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट में बहुत मशहूर है, वहाँ बहुत छोटा छोटा आइलैंड नेशन है, जमाइका, किंगस्टन, देयर आर सो मेनी। तो कैरिबियन में उन लोगों का कॉलोनीज था, द कॉलोनीज इन कैरिबियन। और कैरिबियन में कौन सा कॉलोनी था फ्रेंच का? ये मार्टिन क्यू, गुडेलॉप एंड सेंट डोमिंगो, ये तीनों फ्रेंच का कॉलोनी था वहाँ कैरिबियन में, वेस्ट इंडीज का वहाँ एरिया में एक छोटा छोटा आइलैंड नेशन है ये। तो वहाँ पर फ्रेंच का हुकूमत था। तो इस कॉलोनी में उन लोगों का ये कॉलोनीज में या ये कंट्रीज में फ्रेंच लोगों ने स्लेव ट्रेड को एबोलिश किया है। जब जैकोबिन 1793-94 में जब जैकोबिन क्लब ने पावर पकड़ा था फ्रांस में, तो ये वो लोग मार्टिन क्यू, गुडेलॉप एंड सेंट डोमिंगो जो फ्रेंच का कॉलोनी है, वहाँ उन लोगों ने पूरी तरह से स्लेव ट्रेड को एबोलिश किया है। were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। और ये जगह जो मार्टिन क्यू, गुडेलॉप और सेंट डोमिंगो है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह था फ्रेंच के लिए और फ्रेंच का कॉलोनी था ये। और वहाँ से क्या क्या सप्लाई आता था? टोबैको सप्लाई आता था, इंडिगो सप्लाई आता था, शुगर एंड आता था फ्रेंच लोगों को। और फ्रेंच का कॉलोनी है तो वहाँ से वो लोग ये सब सप्लाई करता था ये कंट्रीज से। देन but the reluctance Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands mean a shortage of labor on the plantations। तो मैंने जैसे बोला है वहाँ से इतना ज़्यादा सप्लाई आता था, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी वहाँ से सप्लाई आता था। और जो वो लोग मीन्स यूरोपियन मार्केट में ह्यूज दाम से बेचता था वहाँ से सप्लाई ला के, क्योंकि वहाँ वो लोग जाके प्लांटेशन सेटअप किया था। लेकिन वहाँ एक कमी आ रहा था, क्योंकि वहाँ यूरोपियन लोग मीन्स रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, जो फ्रेंच का सिटीजन है वो लोग वहाँ इतना दूर में जाके, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ जाके वो लोग काम करना नहीं चाहता था। और वो लोग बहुत मीन्स इसका चार्ज मांगता था। अगर कोई भी फ्रेंच वहाँ जाके फ्रांस से लेबर ले जाता है तो वो लोग बहुत हाई चार्ज करता था और वो लोग जाना नहीं चाहता था, इतना दूर में जाके काम करना नहीं चाहता था। जो यूरोपियन वर्कर्स है वो लोग वहाँ जाना नहीं चाहता था इतना दूर में। और जो अनफेमिलियर मीन्स अननोन, जो वो लोग ये लैंड का बारे में पता ही नहीं है, इतना दूर में जो अनफेमिलियर है, जो वो लोग जगह के साथ मीन्स वातावरण से इतना मीन्स वो लोग को मालूम नहीं है कि कितना दूर में वातावरण कैसा है, उन लोगों को फेमिलियर नहीं है जगह का बारे में। इसलिए यूरोपियन वर्कर्स लोग वहाँ जाना नहीं चाहता था इतना दूर में और वहाँ काम करना नहीं चाहता था यूरोपियन लेबर्स लोग, और हाई चार्ज करता था।
तो इसीलिए वहाँ जितना भी फ्रेंच लोगों ने प्लांटेशन शुरू किया है कॉफ़ी शुगर का और इंडिगो का, तो वहाँ काम करने के लिए लोगों का बहुत ज़रूरत था। लेकिन यूरोपियन वर्कर्स लोग वहाँ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इतना दूर और अनफेमिलियर लैंड में वो लोग जाना नहीं चाहता था। तो शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज हो रहा था उन लोगों का प्लांटेशन में काम करने के लिए। तो अभी वो लोग क्या करेगा? सो दिस वॉज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप। और इसके बाद क्या किया है, वो लोग लेबर शॉर्टेज फेस कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने क्या शुरू किया है? स्लेव ट्रेड, इंसान का खरीदारी शुरू किया है। स्लेव ट्रेड, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड, जैसे कि हम लोग वर्ल्ड मैप, व्हेन यू विल हम अच्छी तरह से वर्ल्ड मैप लेके आप लोगों को समझा देंगे, क्योंकि वर्ल्ड मैप होना बहुत जरूरी है। और ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ है, जैसे कि ट्रायंगुलर ऐसा सिस्टम स्लेव ट्रेड हुआ है, जैसा कि फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट में था, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है सपोज, और यहाँ था साउथ मीन्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ है, और यहाँ अफ्रीका है, यहाँ एशिया है। तो वो लोग यहाँ से यूरोपियंस लोग यहाँ से सेल करके यहाँ अफ्रीका से मीन्स सप्लाई करके ले जाता था यहाँ पर। ये उन लोगों का कॉलोनीज यहाँ था, फ्रेंच लोगों का, और यहाँ इंडिगो शुगर कॉफ़ी प्लांटेशन था। तो लेबर का शॉर्टेज फेस हो रहा था, तो वो लोग स्लेव ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू करने लगे। वो लोग सेल करके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मीन्स स्लेव लेबर्स को लेके यहाँ, ये ट्रायंगुलर शेप वर्ल्ड मैप में हम अच्छी तरह से आप समझा देंगे। when you come means when the school will resume, I will explain you in a nice means with the help of the world map। तो ऐसा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ है, क्योंकि इतना डिस्टेंस लैंड में यूरोपियंस लेबरर्स जाने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए स्लेव ट्रेड बिगेन हुआ है, क्योंकि वहाँ प्लांटेशन में वर्कर्स लोगों का शॉर्टेज पड़ रहा था। देन अफ्रीका एंड द अमेरिकास, तो स्लेव ट्रेड हो रहा था बिटवीन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्लेव ट्रेड हो रहा था, क्योंकि अफ्रीका से स्लेव को नेग्रो लोगों को खरीद के ले जाता था काम करने के लिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। Then the slave trade began in the 17th century, और slave trade कब हुआ है? 17th century से begin हो चुका था। Then French merchants sell from ports of Bordeaux or Nantes to the African coast। तो फ्रेंच लोग क्या करता था? फ्रेंच मर्चेंट, दैट मीन्स फ्रेंच का बिजनेसमैन लोग कहाँ से सेल करता था? दे सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डेक्स, ये नैंटिस और बोर्डेक्स, ये फ्रांस में जगह का नाम है, बोर्डेक्स एंड नैंटिस, जहाँ पर शिप पोर्ट है, वहाँ से सेल करता था फ्रेंच का बिजनेसमैन लोग। और इसके बाद वो लोग कहाँ सेल करके जाता था? अफ्रीकन कोस्ट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वो लोग सेल करके जाता था। Where they bought sell from the local chieftains, और उसके बाद वो लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाके वहाँ लोकल चिफ्टेन मीन्स जहाँ पर लोकल जो हुकूमत है, मीन्स जैसे कि हेडमैन ऑफ द विलेज है, वहाँ से जाके वो लोग स्लेव को खरीदता था। जो लोकल लीडर है अफ्रीका में, उन लोग से जाके वो लोग, ये फ्रेंच मर्चेंट लोग खरीदता था किसको? लेबरर्स को, क्योंकि इंसान का खरीदारी होता था ये। लेकिन अभी टोटली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको बैन किया है, क्योंकि इंसान को ऐसा पैसा से नहीं तोल सकता है, तो ये टोटली एबोलिश कर दिया है पूरा वर्ल्ड में। पहले इंसान को ऐसा बेचा जाता था, तो वो लोग लोकल चिफ्टेन से वो लोग मीन्स स्लेव को खरीदता था, ये फ्रेंच मर्चेंट्स लोग, बिजनेसमैन लोग। देन इसके बाद वो लोग खरीद के क्या करता था? ब्रांडेड एंड शेकल। ब्रांडेड मीन्स उन लोगों को ये जो ये लेबरर्स को खरीदता था अफ्रीका से, लोकल चिफ्टेन से जो लेबरर्स को खरीदता था फ्रेंच मर्चेंट, उन लोगों को ब्रांडेड, दैट मीन्स उन लोगों को बांध दिया जाता था चेन से।
चेन से ठीक तरह से उन लोगों को बांध के शिप में रख के इसके बाद द स्लेव वर पैक्ड tightly into ship for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. तो उन लोगों को वहाँ से खरीद के अफ्रीका कॉन्टिनेंट से खरीद के उन लोगों को ब्रांडेड दैट मीन्स उन लोगों को टाई करके उन लोगों को चेन से टाई करके इसके बाद शिप में टाइटली पैक किया जाता था. टाइटली उन लोगों को बांध के टाइटली रखा जाता था शिप में और इसके बाद वो लोग को कहाँ ले जाता था. इसके बाद वो लोग सेल करता था. 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. तो वहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कैरेबियन पहुँचने में 3 months लग जाता था शिप में. तो वहाँ से ऐसा लेके जाता था फ्रेंच बिजनेसमैन लोग ऐसा लेबरर्स को. वहाँ से लोकल चिफ्टेन से खरीदता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेबरर्स को और उसके बाद वो लोग को चेन से बांध दिया जाता था. इसके बाद उन लोगों को जहाज में टाइटली पैक करके अच्छी तरह से बांध के उन लोगों को लेके जाता था कैरेबियन में. जो 3 months लग जाता था अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जाने के लिए ये कैरेबियन में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाने के लिए जो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जाना पड़ता है. जो दुनिया का मीन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशन माना जाता है अटलांटिक को. There they were sold to the plantation owners. तो वहाँ ले जाके ये फ्रेंच बिजनेसमैन लोग वहाँ जाके ये लेबरर्स को वहाँ बेच दिया जाता था. जो प्लांटेशन ओनर्स है उन लोगों को वो लोग बेच दिया जाता था. ये लेबरर्स लोगों को वहाँ जाके फ्रेंच बिजनेसमैन लोग मीन्स जो प्लांटेशन ओनर है उन लोगों को बेच दिया जाता था लेबरर्स को. Then the exploitation of slaves made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee. तो जो स्लेव ट्रेड है जो लेबर स्लेव ट्रेड है अफ्रीका से जो स्लेव ट्रेड किया है. स्लेव मीन्स किसी का नौकर बोला जाता है. स्लेव को किसी का नौकर है. देन जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है स्लेव ट्रेड का ये पॉसिबल बनाया है. जो यूरोपियन मार्केट में बहुत सारा डिमांड था किस चीज़ का. शुगर का, कॉफ़ी का और इंडिगो का. इसके वजह से ये स्लेव ट्रेड की मांग को फुलफिल कर सका है यूरोपियन मार्केट में. अगर नेग्रो लोगों को अफ्रीका से ले जाके अगर वहाँ नहीं बेचता है कैरेबियन में तो यूरोपियन का जो डिमांड है शुगर, इंडिगो और कॉफ़ी का उसको फुलफिल नहीं कर सकना था. लेकिन स्लेव ट्रेड की वजह से ये सारा पॉसिबल हुआ है और जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है स्लेव लेबर का इसके वजह से पॉसिबल हुआ है इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो यूरोप में. Port cities like Bordeaux and Nantes owe their economic prosperity to the flourishing slave trade. Okay, जो पोर्ट सिटीज है फ्रांस में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज माना जाता है फ्रांस का. वन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स वन ऑफ द रिचेस्ट पोर्ट और वन ऑफ द रिचेस्ट पोर्ट सिटीज माना जाता है बोर्डेक्स और नेंटिस को. और वो लोग क्यों ऐसा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुआ है because of all credit goes to the slave trade. Because of the slave trade वो लोग रिच हुआ है. ये फ्रांस का दोनों पोर्ट सिटीज जो नेंटिस और बोर्डेक्स है ये दोनों जगह बहुत डेवलपमेंट हुआ है because of the slave trade. Then throughout the 19th century there was little criticism of slavery in France. तो 19th century में बहुत थोड़ा क्रिटिसिज्म होने लगा है स्लेव ट्रेड को लेके फ्रांस में. 19th सेंचुरी में थोड़ा क्रिटिसिज्म होने लगा है स्लेव ट्रेड को लेके ये मुद्दा को लेके.
Let's see. The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. तो National Assembly फ्रांस का जो सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लोग बहुत लॉन्ग डिस्कशन और डिबेट में जुड़ गया था यही क्वेश्चन को लेके कि जो राइट्स ऑफ मैन डिक्लेयर किया है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको ये राइट्स ऑफ मैन जो डिक्लेयर किया है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मींस सिर्फ फ्रांस में ही इसको लागू किया जाएगा या फ्रांस का जितना भी कॉलोनी है दुनिया में उन सब में भी ये राइट्स ऑफ मैन को लागू किया जाएगा। ये क्वेश्चन को लेके बहुत सारा लॉन्ग डिबेट हुआ है नेशनल असेंबली में फ्रांस में, ये क्वेश्चन को लेके कि पूरा राइट्स ऑफ मैन को पूरा फ्रेंच कॉलोनीज में एक्सटेंड करना चाहिए या सिर्फ फ्रांस में ही रखना चाहिए बोल के ये क्वेश्चन पर। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉस fearing opposition from businessmen whose income depended on the slave trade। और फ्रांस नेशनल असेंबली कोई भी कानून डिबेट डिस्कशन इतना लंबे समय जारी रहा है फ्रांस का पार्लियामेंट में, लेकिन कोई भी कानून पास नहीं किया है वो लोग, क्योंकि वो लोगों को डर लग रहा था कि अगर उन लोगों ने स्लेव ट्रेड को एबोलिश करके पास कर दिया तो बहुत सारा बिजनेसमैन अगेंस्ट हो जाएगा नेशनल असेंबली का खिलाफ, बहुत सारा फ्रांस का बिजनेसमैन नेशनल असेंबली का खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बिजनेसमैन का जो इनकम है वो डिपेंडेंट था स्लेव ट्रेड में, इसलिए उन लोगों ने कोई भी कानून नहीं पास किया है नेशनल असेंबली ने। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच in 1794 legislate to free all slaves in the French overseas possession। तो फाइनली नेशनल असेंबली या कन्वेंशन जो फ्रांस का हम लोग पार्लियामेंट को बोला जाता है, जो उन लोगों ने नया नाम दिया है, तो फाइनली नेशनल असेंबली ने इन द ईयर 1794 कानून पास किया है कि जितना भी स्लेव ट्रेड है इसको एबोलिश किया जाएगा और जितना भी स्लेव है पूरा फ्रांस का कॉलोनी में दुनिया में सब लोगों को फ्री किया जाएगा बोल के कानून पास कर दिया है पार्लियामेंट ने कि सब लोगों को फ्री किया जाए। लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, लेकिन जब ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का रोल खत्म हुआ है, इसके बाद डायरेक्टरी का रोल खत्म हुआ है, नेपोलियन ने स्लेव ट्रेड को री इंट्रोड्यूस किया है फ्रांस में। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। तो इसके बाद प्लांटेशन ओनर्स लोग बहुत समझ चुका है कि उन लोगों का फ्रीडम जो राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नेग्रोस है वो उन लोगों के लिए बहुत इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाता है, जो अफ्रीकन नेग्रोस को उन लोगों के लिए राइट होना चाहिए इंस्लेव करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसी पर डिपेंडेंट था। Slavery was finally abolished in French colonies in 1848। तो फाइनली फ्रांस से पूरी तरह से स्लेवरी फ्रांस का कॉलोनीज में हटाया गया इन द ईयर 1848 को, क्योंकि अप एंड डाउन मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने एबोलिश किया था लेकिन फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके बाद फाइनली इन द ईयर 1848 मीन्स फ्रांस का कॉलोनीज और फ्रांस से पूरा ट्रेड जो स्लेवरी है, जो स्लेव ट्रेड है, इसको एबोलिश किया गया फ्रांस का कॉलोनीज से। So that's all, and if you have any queries you are most welcome to ask। तो ऐसा एट लास्ट फ्रांस में 1848 में पूरी तरह से स्लेवरी को एबोलिश किया गया। I hope you will enjoy the video। Thank you very much।